तो आज एक बहुत ही शानदार सी बुक की समरी आपके बीच में शेयर करने के लिए आया हूं मैं। और इतनी सारी बुक्स की समरी शेयर करने के बाद एक और शानदार बुक्स की समरी हम आपके बीच में शेयर करने वाले हैं। हर लाइफ कोच से अगर आप सुनेंगे या फिर किसी बिजनेस कंसल्टेंट से सुनेंगे या मार्केटिंग और सेल्स के लोगों से सुनेंगे तो आपने इस बुक का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके मुंह से जरूर सुना होगा। और अधिकांश लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। और वो किताब है नेपोलियन हिल साहब की थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। आपने भी हो सकता है इसका नाम सुना हो या हो सकता है आपने पढ़ी हो या आपने कभी इसके ऑडियो बुक या कुछ सुना होगा इसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको इतने सिंपल और इजी शब्द में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि कई बार इस बुक को मैं पढ़ चुका हूं और कुछ अपने एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जो बड़ा मजा आने वाला है आपको। बने रहिएगा, बड़ी काम की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें आज। तो बुक की शुरुआत में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनने के लिए जाता है तो क्या होता है। इसमें बंस के बारे में बताया गया है। बंस एक व्यक्ति होता है जो थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनना चाहता है। इस तरीके का विचार जब उसके सामने आता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती है। पहली बात तो ये कि वो थॉमस एल्वा एडिसन को जानता नहीं है, मतलब पर्सनली परिचित नहीं है उनसे, तो उनसे कैसे कहेगा कि पार्टनर बनना है। दूसरी बात कि उसके पास इतना सारा पैसा भी नहीं है कि वो थॉमस एल्वा एडिसन जो उस समय बहुत ज़्यादा आविष्कार कर रहे थे और बहुत बड़े व्यक्ति थे उनका पार्टनर कैसे बनेगा। अगली चुनौती तो ये थी कि उसके पास थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री तक पहुंचने का जितना भी पैसा नहीं था। मतलब कई सारे चैलेंजेस थे लेकिन उसका विचार मजबूत था, उसकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी कि उसको थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनना है। जैसे तैसे करके वो थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंचा और उसने थॉमस एल्वा एडिसन साहब के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं यहाँ पर आपका पार्टनर बनने के लिए आया हूँ, आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने सामने जब एक लड़के को देखा जिसकी हालत थॉमस एल्वा एडिसन के पार्टनर बनने जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, उनको भी बड़ा अजीब लगा कि कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदे के अंदर जब मेरा पार्टनर बनने की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बात से वो थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बन गया होगा? नहीं, उसे एक बहुत कम तनख्वाह में वहां पर नौकरी मिल गई। तो फिर आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर उसका काम ही नहीं हुआ, उसने जो सोचा वो तो नहीं हुआ, मतलब ये चीज काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने वहां पर बहुत कम तनख्वाह में काम करना शुरू करा। कई समय तक वो काम करता रहा, लगा रहा, मेहनत करता रहा और उसके बाद उसे एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली। थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने एक मशीन बनाई थी जिसे बेचने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका कोई भी सेल्समैन उस मशीन को बेचने के लिए एक्साइटेड नहीं था। उस मशीन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी एक्साइटेड था और वो थे थॉमस एल्वा एडिसन साहब। ये बात बंस को जब समझ में आई तो बंस ने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, इस मशीन को बेचने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। और अब दूसरा ऐसा शख्स था उस फैक्ट्री के अंदर जो उस मशीन को लेकर एक्साइटेड था और वो बंस था। उसने एफर्ट डाली, उसने मेहनत करी, उसने प्रयास करा और कई सारी मशीनें उन लोगों ने सेल करी पूरी कंट्री के अंदर। जब उन्होंने कई सारी सेल बढ़ा दी तो थॉमस एल्वा एडिसन साहब को लगा कि यार ये तो बड़ा कमाल का चीज है। तो उन्होंने उसको पूरी दुनिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो उस तरीके से उनका पार्टनर उनकी एक प्रोडक्ट की हिस्सेदारी में पार्टिसिपेट कर गया, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा कमाया उस बंस ने। तो दोस्त, यही हमारे साथ होता है कि जब हमें कुछ पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वो चीज़ हासिल की जा सकती है। ये पहला किस्सा है जो उस बुक के अंदर दिया गया है। अब आगे हम चलते हैं तो बहुत शानदार सी चीज़ उस बुक के अंदर की गई है और ये उन लोगों के लिए दिया गया है जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत एफर्ट डालते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ से गिव अप मार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो उसमें लगातार लगे नहीं रह सकते। ऐसे लोग जो कुछ समय कुछ नया करते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आपने ऐसे कई लोगों को जानता होगा, वो 3 महीने कुछ और काम कर रहा था, फिर वहां से निकल के कुछ नया करने लग जाता, 3-4 महीने उसको करता, फिर निकल के कुछ करने लगता, फिर कुछ करने लगता है। मतलब किसी भी एक काम पर अपना समय नहीं लगा पाते। या फिर कुछ लोगों को एक छोटी मोटी असफलता मिलती है तो उसकी वजह से वो गिव अप मार देते हैं। इसमें कहानी दी गई है आरवी डॉर्बी के अंकल का, एक किस्सा उसमें दिया गया है कि उनको कैसे पता चलता है एक सोने की खदान के बारे में। भाई वो वहां पर जाते हैं, खुदाई शुरू करवाते हैं। खुदाई शुरू के बाद उनको एक लेयर मिलती है ना। जब सोने की खदान, जहां पर जो लोग सोने की खुदाई करते हैं, वहां पर एक सोने की लेयर निकल कर आती है धरती के अंदर से, जिससे पता चलता है कि यार इधर कहीं आसपास सोना है। भाई जब वो लेयर निकल कर आती है वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं। वो सारे इक्विपमेंट खरीदते हैं, कई सारी मशीनें लेकर आते हैं, कई सारे लोगों को हायर करते हैं और वहां पर पूरी जी जान से माइनिंग का काम शुरू करवा देते हैं, खुदाई करने लगते हैं। सारे लोग खोद रहे हैं, लगातार खुदाई चल रही है इस उम्मीद में कि नीचे से बहुत सारा सोना निकलेगा और डार्बी के अंकल बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे, धनवान हो जाएंगे शहर के। इस उम्मीद में वो लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। लेकिन कई सालों की कोशिश के बाद, कई सारी एफर्ट लगाने के बाद, कई सारी मेहनत करने के बाद, कई सारा पैसा खर्च करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि कई दूर, कई खुदाई करने के बाद, कई सारी माइनिंग करने के बाद भी उस धरती के अंदर से सोना नहीं निकलता। और यहाँ पर डार्बी के अंकल गिव अप मार देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कहीं गलत चक्कर में पड़ गए हैं या उनकी गलत फहमी है, इस धरती के अंदर सोना नहीं है। और जब वो गिव अप मारते हैं, वो हार मान लेते हैं, वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो एक कबाड़ी वाले को बुलाते हैं और सारी मशीनें बहुत कम कीमत में बहुत नुकसान के साथ बेच देते हैं।
उस कबाड़ी वाले को लगता है कि यार वैसे भी ये सारी मशीनें मुझे भी बेचना ही है, लेकिन अब इतनी खुदाई हो चुकी है तो क्यों ना इसको एक बार चेक करवा लिया जाए। वो कबाड़ी वाला जाता है, कुछ विशेषज्ञों को लेकर आता है। कुछ विशेषज्ञ जब वहाँ पर जांच करना शुरू करते हैं तो बड़े चकित होते हैं जानकर कि उस धरती के अंदर बहुत सारा सोना है, वहाँ पर बहुत सारे सोने की खदान निकल सकती है। और वो कबाड़ी वाला वहाँ पर खुदाई करना शुरू करवाता है, और खुदाई करने के बाद सिर्फ 3 फीट खुदाई करने के बाद वहाँ से ढेर सारा सोना निकल कर आता है। सोने की पूरी खदान उन्हें मिल जाती है और वो कबाड़ी वाला बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है, बहुत बड़े सोने की खदान का मालिक बन जाता है। तो डार्बी के अंकल को एक चीज़ समझ में आई उस दिन कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आधी मेहनत करने के बाद गिव अप नहीं मारना चाहिए, है ना। और विवेक बिंद्रा साहब अक्सर इस लाइन का यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि और आगे जाने के लिए, है ना। ये लाइन अक्सर वो बोलते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जब आप आधी दूर तक मेहनत कर चुके हैं, आधा रास्ता आप पार कर चुके हैं, तो पीछे जाने में भी आपको उतना ही वक्त लगेगा। तो वो जब आप पीछे जाने में जो वक्त खर्च करने वाले हैं, उससे बेहतर ये होगा कि वो वक्त आप आगे जाने में क्यों ना खर्च करें। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इसको आपको ज़िंदगी में हर पहलू में, आप बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट में हैं, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप IAS बनना चाहते हैं, आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं, आप हर जगह इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं कि भाई जब आपने आधा रास्ता तय करा है तो रिवर्स आने की बजाय आधा रास्ता आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो दूसरी बड़ी चीज़ उन्होंने बताई थी कि गिव अप नहीं मारना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण और शेयर करा है। डार्बी के अंकल एक गेहूं का काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो उनकी फैक्ट्री की जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय की एक लड़की आकर कहती है कि उसकी माँ ने 50 सेंट बुलवाए। तो डार्बी के अंकल कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई पैसा है नहीं है, मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो लड़की वहाँ पर खड़ी रहती, वहाँ से जाती नहीं है। डार्बी के अंकल को बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने कहा मैंने इसे मना करा, इसको जाने के लिए कहा, ये फिर भी नहीं गई। वो उसे बड़ी डांट कर कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की फिर भी वहाँ पर खड़ी रहती है चुपचाप, बिना कुछ कहे। अब डार्बी के अंकल को बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने कहा यार इस लड़की को मैंने इतना समझाया, ये तैयार ही नहीं मानने को, ये जा ही नहीं रही है। डार्बी के अंकल अपने जाते हैं, जाकर अपने हाथ में एक डंडा उठा लेते हैं और डंडा उठाकर बड़े गुस्से में तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। जब उस लड़की की तरफ बढ़ रहे होते हैं, डार्बी भी घबरा जाता है कि कहीं अंकल इस लड़की को मार न दे। उस लड़की को भी बड़ा डर लगता है कि कहीं ये उन्हें मार न दे, कहीं मारे ना। लेकिन वो बड़ी तेजी से डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके पास जाकर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बार समझाया, तुम यहाँ से क्यों नहीं चली आती, मैं तुम्हें 1 सेंट पैसा देने को तैयार नहीं। वो लड़की डार्बी के अंकल की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मेरी माँ को जरूरत है और उन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए। अब क्या होगा? डार्बी के अंकल अपनी जेब में हाथ डालते, 50 सेंट निकालते और उस लड़की को दे देते। वो लड़की पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है और डार्बी के अंकल को फिर एक बात समझ में आती है ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए लाइफ में गिव अप नहीं मारना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा समय, अच्छा बुरा वक्त, अच्छी बुरी चीज़ें रहेगी। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं मारते हैं तो संभावना इस बात की है कि आप जीत सकते हैं। ये 2 बड़ी अच्छी चीज़ शुरू में ही है उस बुक के अंदर, पहले चैप्टर में है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो ये 2 चीज़ों से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक बहुत अच्छी बात लेखक ने कही है कि आप अपने भाग्य के विधाता और अपने मन के राजा है ना। ये उस समय किसी कवि की कविता की लाइनें थी जो उन्होंने शेयर करी। बाद में अगर हम हमारे यहाँ के हिसाब से देखें तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई किस्मत में जो लोग मानते हैं उन लोगों से जुड़ी चीज़ें नहीं है, उससे जुड़ी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए सर, किस्मत में मानना एक अलग बात होती है, भाग्य के भरोसे बैठकर आप जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है, लाइफ कुछ और होती है, परिस्थितियां कुछ और होती है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है, तो आपको उनके हिसाब से डिसीजंस लेना पड़ते हैं। तो इसमें जो उनका मतलब था, कवि का कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें एक्सप्लेन करी है लेखक ने कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता। इसका सीधा सा गणित है कि ये पूरा का पूरी प्रोसेस थॉट से जुड़ी हुई है, विचारों से जुड़ी हुई है, आपकी सोच से जुड़ी हुई है। क्योंकि बुक का नाम भी तो यही है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचकर आप किस तरह से अमीर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। मतलब आप अपनी जिंदगी की जैसी कल्पना करेंगे, जैसे थॉट है। और ज़्यादातर ये बात अक्सर आपने सुनी होगी कि जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादातर सोचते हैं, बार बार जिन चीज़ों का विचार करते हैं, बार बार जिन चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं, आज नहीं तो कल हम वही बन जाते हैं या वैसे ही बन जाते हैं। तो वैसी चीज़ें इसके अंदर है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। आप एफर्ट्स लगाकर, सही डिसीजंस लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को समझकर अपने जीवन का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप जिंदगी में होते देखना चाहते हैं।
ज़्यादातर उन चीज़ों की कल्पना करें जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं। आज से साल भर बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी उसके बारे में कल्पना करें। आज से 2 साल बाद आप किस तरीके की ज़िंदगी जिएंगे उसके बारे में कल्पना करें। आज से 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी किस तरीके की होगी। अगर इन सारी चीज़ों की आप कल्पना करेंगे तो आज नहीं तो कल वैसी चीज़ें आपके साथ लाइफ में होने लगेगी, है ना। उसके हाथों हाथ रिजल्ट शायद आपको ना मिले, लेकिन आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको उसके परिणाम डेफिनेट मिल जाएंगे, है ना। और एक बार में कुछ भी नहीं होता। देखिए लाइफ में इसको बड़ा डीप हमने एक्सप्लेन करा है कुछ वीडियोज़ में, आप जाकर देखिएगा, उसमें बड़ी डीप हमने थॉट के बारे में चीज़ें बताई है। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना सा कहता हूँ यहाँ पर कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, और जो ज़िंदगी में चाहे वो पा सकते हैं। सब कुछ आपके विचारों में है, आपके हाथ में है, आपके थॉट में है। बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगी, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। आगे आने वाली जो चीज़ है वो है इच्छा शक्ति, है ना। ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और किसी भी फील्ड में उसकी सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होती है इच्छा शक्ति, डिज़ायर, आग, जुनून, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं कि कितना है आपको वो चीज़ हासिल करने का, मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी इच्छा शक्ति है, कुछ हासिल करने के लिए कितनी आग है आपके अंदर, ये सब इसके बारे में है। और ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इच्छा शक्ति होती है। तो एक बार यही बात अरस्तु से किसी ने पूछ ली, क्या तुम तो इतने बड़े आदमी हो, सिकंदर के भी गुरु रहे हो, इतने महान हो, इतने ज्ञानी हो, आप मुझे बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। भाई आदमी का सवाल जेन्युइन था। आज हम भी ये सवाल कई बार लोगों से करते, कई बार लोगों से पूछते और इसका जवाब जानना चाहते। एक आदमी भी जानना चाहता था, तो अरस्तु ने उससे कहा, उन्होंने कहा एक बात बता दे, अभी तो रहने दे, एक काम कर, मैं सुबह सुबह नदी किनारे जाता हूँ, नदी किनारे आ जाना, मैं वहाँ पर बता दूंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुबह 5 बजे नदी किनारे अरस्तु नहाने के लिए जाया करते थे। वो आदमी भी नदी के किनारे पहुँच गया और दोबारा वही सवाल दोहराया कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अरस्तु ने कहा एक काम करो, नदी के अंदर आ जाओ। अरस्तु नदी के अंदर नहा रहे थे, वो आदमी भी नदी के अंदर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़े और गहरे पानी में आ जाओ। वो आदमी और आगे की तरफ बढ़ा तो कमर उसके पानी आ गया। लेकिन अरस्तु ने कहा, उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ जाओ। जब वो आदमी और अंदर तक गया तो उसके चेस्ट, उसके सीने तक पानी में वो आदमी नदी में खड़ा था। वहीं अरस्तु उसके पास खड़े थे। उसी वक्त अरस्तु ने उस आदमी के सिर पर हाथ रखा और उसको पानी के अंदर दबा दिया। जैसे अरस्तु ने उस आदमी को पानी के अंदर दबाया, वो आदमी छटपटाने लगा। वो सोचने लगा, अरस्तु का दिमाग खराब हो गया, आदमी पागल हो गया, मैंने इसे सफलता का रहस्य पूछा, ये तो मेरी जान लेने पे तुला हुआ। वो चिल्लाने लगा पानी के अंदर, लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही थी कि अरस्तु ये क्या कर रहे हैं आप मुझे क्यों डुबाना चाहते हैं। लेकिन वो आदमी की बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी एफर्ट के बाद अरस्तु ने उसे नहीं छोड़ा। अरस्तु थोड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, उस आदमी को पानी में दबाए रखे। अब वो आदमी छटपटा रहा था, कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, लेकिन वो अरस्तु को हाथ नहीं हटा पा रहा था। जब अरस्तु ने देखा कि अब इस आदमी की ताकत खत्म हो गई है, ऊर्जा खत्म हो गई है, अब अगर इसे पानी में रखा तो ये मर जाएगा। और जब ये एहसास अरस्तु को हुआ कि आदमी मर जाएगा, अरस्तु ने अपना हाथ हटा दिया। और जैसे अरस्तु ने अपना हाथ हटाया, आदमी पानी के अंदर से बाहर निकल कर आया, बड़ी तेज छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, जोर जोर से सांसें भरने लगा। उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब जोर जोर वो सांसें भर रहा था, तब अरस्तु उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। और उस समय उस आदमी को लग रहा था कि कैसा पागल आदमी है, मैंने एक सवाल पूछा, ये तो मेरी जान लेने पे तुल गया है। जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद उस आदमी ने अरस्तु से कहा, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे थे, आप मेरी जान क्यों लेना चाहते, आप मुझे क्यों मारना चाहते, मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल करा था। उनका हाँ ठीक है, आपने मुझसे सवाल करा था, अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। और अरस्तु ने उस आदमी से सवाल करा कि जब तुम इस पानी के अंदर थे, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी। उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, मर रहा आदमी को क्या लगेगा, ऑक्सीजन, हवा। उनका हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनको एक बात बताओ, कितनी ज़रूरत थी, उनको कितनी क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस चीज़ की थी। अगर हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस नहीं ले पाता तो मैं तो मर ही जाता, आज मेरा अंतिम संस्कार हो जाना था। अरस्तु ने कहा, उन्होंने एक बात बताओ, जब उस पानी के अंदर तुम थे, तब पूरे संसार की लाखों करोड़ों चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और वो क्या है, हवा। तुम्हारा पूरा फोकस, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी एफर्ट सिर्फ इस बात पे थी कि कैसे भी करके मुझे थोड़ी सी हवा मिल जाए। और ऐसी ही इच्छा शक्ति, अगर ऐसी डिज़ायर, ऐसा ही जुनून अगर आपका मंजिल के लिए हो जाए, अपनी सफलता के लिए हो जाए, अपने अचीवमेंट्स के लिए हो जाए, अपने गोल्स के लिए हो जाए, उस दिन तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। और उस दिन अरस्तु से उसे सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मिला, और वो था इच्छा शक्ति। तो आप में ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। और जितने बड़े लोग दुनिया में आज तक हुए हैं, जितने सफल लोग आज तक हुए हैं, जिन्होंने कोई भी बड़े कारनामे हुए, उनमें कुछ बदलाव लाने की इच्छा शक्ति थी, कुछ करने की इच्छा शक्ति थी, कुछ डेवलप करने की इच्छा शक्ति थी। और जितने भी लोग बड़े बने, आप उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप वो गांधी से उठाकर आज तक जितने भी सफल लोगों को पढ़ सकते हो, आप किसी को भी पढ़ेंगे, आप नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप अब्राहम लिंकन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, थॉमस एल्वा एडिसन को पढ़ेंगे तो समझ
समझ में आएगा, इलॉन मस्क को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जेफ बेजोस को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, धीरूभाई अंबानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सचिन तेंदुलकर को पढ़ेंगे। इन सब के अंदर वो इच्छा शक्ति थी अपनी अपनी फील्ड में कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की, और इन सब ने बहुत बड़ा काम किया अपनी अपनी इंडस्ट्री में।